हाय एवरीवन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लोग देख रहे थे। इसमें से शुरुआत के 2 लेक्चर्स हम लोग देखे जिसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जो है स्टडी किए थे। आज अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वह है केमिकल्स इन क्लींसिंग मटेरियल। फूड प्रिजर्वेटिव्स में क्या केमिकल्स होते थे, उनका क्या फंक्शन होता था, इन सारी चीज़ों को जो है हमने देखा। अब क्लींसिंग मटेरियल कहने का मतलब हुआ कि जो क्लींसिंग एजेंट्स हैं, क्लींसिंग एजेंट्स उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से बेसिकली 2 आते हैं, सोप्स और दूसरा डिटर्जेंट्स। इसी में जो है आजकल हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, इसी में जो है फेस वॉश यूज करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कई चीज़ हैं, लेकिन बेसिकली जो क्लींसिंग एजेंट में आते हैं ये 2 हैं, सोप्स और डिटर्जेंट्स। तो यही सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना है कि ये दोनों के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, दोनों किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, कैसे आखिर ये क्लींसिंग एजेंट का काम करते हैं, इनके बारे में जो है काफ़ी डिटेल में हम लोग अभी जानेंगे। तो पहले सोप्स के बारे में, सोप्स के बारे में तो सोप्स के बारे में बोल रहा है कि सोप्स जो है केमिकली क्या है, तो केमिकली यह सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप्स केमिकली these are sodium और पोटासियम salts of higher fatty acids। अब इसमें से सोडियम पोटासियम मतलब बात तो समझ में आ रहा है, एसिड का बात भी समझ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो व्हाट इज फैटी एसिड? तो फैटी एसिड्स कहने का मतलब कि फैट्स के रूप में जो होते हैं, तो फैट्स के रूप में जो होते हैं वे जनरली हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। वे जनरली क्या होते हैं? हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें 16 कार्बन हो या 17 कार्बन हो, 18 कार्बन हो, ऐसे। जैसे इसमें हम लोग जानते हैं पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड 17 कार्बन, अस्टियरिक एसिड 18 कार्बन, लेनोलेइक एसिड 17 कार्बन। तो ये सभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये फैट्स के रूप में पाए जाते हैं एनिमल फैट्स वगैरह में, इसलिए इनको हम लोग फैटी एसिड्स के नाम से जो है जानते हैं। तो फैटी एसिड्स मीन्स हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड जो नेचुरल फैट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो यही जो फैटी एसिड है, पाल्मिटिक हो, अस्टियरिक हो या लिनोलेइक हो, तो यही सब का जो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट फॉर्म, यही मिल करके जो है सोप्स बनाते हैं। मतलब सोप का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ये बेसिकली यही होते हैं, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड। इसमें से यही सब एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा यदि हम लोग देखें तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना है। तो जैसे पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड क्या फॉर्मूला है इसका? C15H31COOH, 16 कार्बन, 17 भी बोल दिए थे, 16 कार्बन होता है ऐसे, C15H31COOH। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ऐसे कुछ बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ फिर COOH नहीं हो गया। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। दिस इज पाल्मिटिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड करने का मतलब कि कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं।
उसी में फिर अभी हम लोग क्या देखें, अस्टियरिक एसिड। अस्टियरिक एसिड, अस्टियरिक एसिड का C17 लिखेंगे यहाँ हम लोग, H35 COOH, मतलब इसमें टोटल 18 कार्बन हुआ। तो यही वाला कंपोजिशन में बस 2 और बढ़ जाना है, नहीं जो 16 कार्बन था इसी में 2 और हो जाएगा, तो अस्टियरिक एसिड हो जाना है। उसी प्रकार से ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H33 COOH। और एक लास्ट है लिनोलेइक एसिड, तो लिनोलेइक एसिड का C17H31 COOH। दोनों में अंतर है, क्या है जरा समझते हैं अभी हम लोग अच्छे से इसको। देखो यह जो कार्बन है, कार्बन का संख्या से 2 गुना है हाइड्रोजन, मतलब उससे भी अधिक। तो यदि कार्बन का संख्या से 2 गुने से भी ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो यह सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड कहने का मतलब कि यहाँ ये जो C17H35 है ना, ये कहीं ना कहीं हेप्टाडेकाइल है। लेकिन यहाँ देखो एक कम हो गया, तो एक कम हो गया, 2 गुना से एक कम। तो इसको आप ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो आप लिख रहे हो CH2 अल्कीन है, तो C2H4 2 गुना है, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन है, लेकिन इसी को आप C2H3 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्कीन ही है लेकिन एक हाइड्रोजन कम। तो एक हाइड्रोजन कम मतलब यहाँ फिर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब कि ई जो है इसमें एक डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। उसी प्रकार से लास्ट में C17H31। अब इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन और भी कम हो गया है, 2 और कम हो गया, तो समझो इसमें 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड से भी अनसैचुरेटेड होगा। मतलब ऐसे समझ लो आप ना, C4H9 है तो ये हो गया ब्यूटाइल, 2 गुना से एक ज़्यादा। C4H7 है तो ये हो गया ब्यूटिनाइल। लेकिन वही C4 और H कितना हो जाए, 5, 2 गुना से 3 कम। जैसे यहाँ 17 का 2 गुना 34 हुआ, उससे 3 कम है 31। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH। तो इसमें 1 2 3 4 हुआ, 5 हाइड्रोजन है, 2 गुना से 3 कम। तो कहने का मतलब हुआ कि एक को यदि ऐसे ठीक रखा जाए, एक कम हो, मतलब ओवरऑल यहाँ कितना डबल बॉन्ड आ गया है, 2 डबल बॉन्ड आ गया है। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो कहने का मतलब हम लोग को बस यहाँ से इतना केवल समझना था ना कि ये जो पाल्मिटिक और अस्टियरिक है ये दोनों सैचुरेटेड एसिड है। सैचुरेटेड एसिड मतलब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। लेकिन ये जो ओलेइक और लिनोलेइक एसिड है ये अनसैचुरेटेड एसिड है। मतलब ओलेइक एसिड में 1 डबल बॉन्ड है, जबकि लिनोलेइक एसिड में जो है कितने डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स है। कार्बन तो दोनों में जो है बराबर ही है। हाइड्रोजन के आधार पर हम लोग यह पता किए कि कितना डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो ये सारे एसिड्स नेचुरल फैट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग जो है फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं। पाल्मिटिक एसिड, अस्टियरिक एसिड, ओलेइक एसिड और लिनोलेइक एसिड। अब ये जो सोप्स हैं बनाए कैसे जाते हैं, है क्या सोप, तो देख लिए हम लोग कि हाइयर फैटी एसिड का या हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सोडियम और पोटासियम सॉल्ट। तो ये जो सोप्स होते हैं, सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल से भी फैट ही मिलता है कहीं ना कहीं, तो डायरेक्ट एनिमल फैट से ही हो या वेजिटेबल ऑयल से हो, दोनों से सोप बनाया जाता है। अब ये फैट्स या ऑयल्स क्या होते हैं, व्हाट इज फैट्स एंड ऑयल्स? So fats and oils are the esters of higher fatty acids.
अभी फैटी एसिड्स के बारे में बताए, तो वही फैटी एसिड का यदि एस्टर फॉर्म हो तो वही कहलाते हैं फैट्स या फिर ऑयल्स। तो हम लोग जानते हैं कि यह एस्टर कैसे बनता है, तो एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन से, ऐसा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। तो जब एक हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स फैटी एसिड रिएक्शन करेगा अल्कोहल से तो बनेगा एस्टर। तो जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अभी हमने देखा पाल्मिटिक, अस्टियरिक, ओलेइक और लिनोलेइक, तो उसी प्रकार से अल्कोहल में कोई भी नहीं हो सकता। अल्कोहल में जनरली यहाँ ग्लिसरॉल होता है। तो यह ग्लिसरॉल और जो हाइयर फैटी एसिड है उसके रिएक्शन से जो एस्टर बनता है, जिसको ओवरऑल हम लोग ग्लाइसराइड्स बोलते हैं, यही ग्लाइसराइड्स जो है केमिकली क्या है, फैट्स और ऑयल्स। सो फैट्स एंड ऑयल्स आर द एस्टर्स ऑफ हाइयर फैटी एसिड्स मीन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स ग्लाइसरॉल। तो आगे इनका कंपोजिशन यदि हम लोग देखें तो देखो, ग्लिसरॉल इज दिस वन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, नहीं इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल एंड दिस इज ग्लिसरॉल। इसका रिएक्शन होना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड है मीन्स फैटी एसिड है। ये देखो H2O, यहाँ से भी H2O, यहाँ से भी H2O। एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिल का OH ग्रुप अल्कोहल का H से कंबाइन करता है, -3H2O तभी बन जाएगा CH2 CH CH2 O O O। तो यहाँ भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R, यहाँ भी C डबल बॉन्ड R एंड दिस इज C डबल बॉन्ड R। सो दिस इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसको एस्टर नहीं बोल करके आप ट्राई एस्टर बोल सकते हो, नहीं, तीन एस्टर लिंकेज है, देखो 3 है ऐसा। और इसी को हम लोग जो है ग्लाइसराइड बोलते हैं। यहाँ ऑब्वियसली R की जगह कोई बड़ा ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप अंदर क्या हो सकता है, C17H35 हो सकता है, उसके बाद C16H33 हो सकता है, C17H31 हो सकता है, C17H33 हो सकता है। अलग अलग केस, मतलब ये स्टेरिक एसिड का पार्ट है, पाल्मिटिक का है, ये जो है ओलेइक हो गया, एक लिनोलेइक हो गया, ऐसे। तो ये है ग्लाइसराइड जो कि फैट में है एस्टर के रूप में। अब इसी से जो है साबुन बनाया जाता है। तो कैसे इससे बनेगा साबुन, फैट्स कैसे बनेंगे इससे, उसको हम लोग देखते हैं। ये ग्लाइसराइड क्या हो समझ गए ना, ऐसे ग्लाइसरॉल का रिएक्शन होता है फैटी एसिड से, तो एस्टर बनेगा, बेसिकली ट्राई एस्टर है, आर की जगह यहाँ कोई बड़ा सा ग्रुप होना है, ये सभी, तो ग्लाइसराइड बनेगा। अब जो प्रोसेस है सोप बनाने का, कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, या बाय द हाइड्रोलाइसिस के जगह हम लोग लिखें बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ fats and oils with alkalis is called saponification। कि फैट्स और ऑयल्स के बारे में अभी हमने देखा कि फैट्स एंड ऑयल्स आर केमिकली ग्लाइसराइड्स मीन्स ट्राई एस्टर्स
ऑफ फैटी एसिड्स, तो इसी ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स का हाइड्रोलाइसिस है, वो भी कैसा, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, तब मिलेगा सोप। और यह जो प्रोसेस है फैट और ऑयल्स का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस से सोप बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। कैसे बनेगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लो CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35, सब जगह यही होना है, C डबल बॉन्ड O C17H35, CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35. So this is oil or fat and this is triestearate. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल ट्राईएस्टीयरेट। तीनों अस्टीयरिक एसिड का पार्ट है ना, तो तीन है इसलिए ट्राईएस्टीयरेट हम लोग लिख रहे हैं ग्लिसरॉल का। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होना है 3NaOH। तो एस्टर का बेसिक सा हाइड्रोलाइसिस जो हम लोग जानते हैं वही है, इसको तो पीछे पढ़े चैप्टर में। क्या है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, कि यह यदि एस्टर है, इसका आप अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो Na+OH- से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या OH- न्यूक्लियोफाइल बन करके अटैक करता है ऐसा, और हो जाएगा RCO-OR', फिर यहाँ वो, और यहीं आकर के जुड़ जाएगा Na+। क्या यही चीज़ हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ से जो है फिर रिएक्शन होता है, रिएक्शन कैसे होगा कि यह वापस यहाँ से शिफ्ट होगा और ई जो अल्कोक्साइड ग्रुप है वो बाहर, ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, यहाँ बच गया OH प्लस R'(O-Na+। अब जब आप अल्कलाइन मीडियम लोगे, तो चूंकि यहाँ एसिड बना है, आपने मीडियम अल्कलाइन लेके रखा है, तो फिर यह रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस का रिएक्शन, OH और H देगा और फाइनली सॉल्ट बन जाएगा O-Na+। तो इस तरह से एक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से दोनों बेसिकली जो है सॉल्ट के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर के हैं, चाहे वे कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर अल्कोहल हो। तो वही कुछ यहाँ होना है, वैसे ही जो है कुछ यहाँ होना है। इसको डायरेक्ट आप दिखाओगे तो ऐसे दिखला दो, NaOH, यहाँ भी NaOH और यहाँ भी आप दिखा दो NaOH, और इतना कर दो बाहर ऐसे। अब जो ये तीनों हाइड्रोजन है जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा ऐसा, CH2OH, तो मिल जाएगा ग्लिसरॉल प्लस क्या बाहर हो जाना है 3 मोल्स C17H35 C डबल बॉन्ड O-O-Na+, and this is sodium stearate and this is the chemical constituent of soap। ऐसा, तो सोप का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट अभी हमने यहाँ देखा सोडियम अस्टीयरेट, तो यहाँ अस्टीयरिक एसिड लेकर के चले थे इसलिए अस्टीयरेट बना। इसी के जगह आप पाल्मिटिक एसिड लेते तो पाल्मिटेट बनता, लिनोलोइक एसिड लेते तो लिनोलिएट बनता, ऐसे ही अलग अलग, लेकिन होगा यही, सॉल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें यदि हम लोग बात करें तो ज़रा ध्यान से समझोगे कि यह जो है C17H35 COO-Na+, इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो पूरा रिप्रेजेंटेशन से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक यहाँ C डबल बॉन्ड O-Na+। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस वन इज 18। अब इसमें से एकदम साफ देख रहे हो कि यह जो पार्ट है मीन्स आयनिक पार्ट, यह आयनिक पार्ट जो है पोलर नेचर का हो गया, ऑब्वियस सी बात है पोलर नेचर का। और ये जो पूरा इतना बचा हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट,
तो यह हाइड्रोकार्बन पार्ट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि यह किस नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का है। ऐसा हाइड्रोकार्बन्स तो प्योर नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि सोप में जो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, सोडियम स्टीयरेट या जो भी हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है, इसमें दोनों पार्ट है, एक पोलर पार्ट भी है, दूसरा नॉन पोलर पार्ट भी है। तो यह पोलर पार्ट बेसिकली वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है आसानी से, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर जाए, हाइड्रोफिलिक। और ये सभी जो हुए इतना, तो ये वाटर से इंटरैक्ट नहीं करेगा तो यह क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट हैं एक सोप का केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, मतलब बेसिकली सोप में ही जान लो। तो सोप में दो पार्ट है, एक पार्ट जो वाटर के साथ आसानी से इंटरैक्ट करेगा माने हाइड्रोफिलिक, और दूसरा पार्ट जो वाटर से आसानी से इंटरैक्ट नहीं करेगा मतलब कि हाइड्रोफोबिक। समझ गए बात को। तो यह केमिकली सोप के बारे में था। अब यह सोप कैसे कार्य करता है, कैसे साफ करता है शरीर के गंदगी को या कपड़े के गंदगी को, आगे हम लोग देखेंगे। बस अभी इतना जान गए हम लोग कि सोप केमिकली क्या है, कैसे बनता है, कंस्टिट्यूएंट में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट मतलब ये जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, ऐसा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है अभी हम लोग देखें। अब यह जो सोप है इसका अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन भी है, इसके एक्शन के आधार पे जैसा कार्य करता है उस आधार पे अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है। तो क्लासिफिकेशन उस आधार पे जो है टाइप्स ऑफ सोप्स, तो अभी जो इसमें देखें कि सोप्स आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स बना करके भी हम लोग देखें कैसे बनता है। अरे तो केवल यही चीज़ से मिल करके सोप थोड़े बना है, ये तो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ना। इसके अलावे उसमें अलग अलग कलर्स, परफ्यूम्स, उसके बाद कोई मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस के लिए कोई अलग से केमिकल मिलाया जाता है। तो यह एक कंस्टिट्यूएंट है सोप का, इसी से पूरा मिल करके सोप बना ऐसा नहीं है। इसलिए अलग अलग कलर का साबुन होता है, जाहिर सी बात है उसमें कलरिंग मटेरियल मिलाया गया है, अलग अलग सबका स्मेल आता है तो अलग अलग टाइप के उसमें परफ्यूमरी सब्सटेंस मिलाए गए हैं। तो देखें इसका क्लासिफिकेशन में सबसे पहला मेडिकेटेड सोप्स, मेडिकेटेड सोप्स। So what are medicated soaps? So these soaps are soft containing substances of medicinal value, medicinal value। जैसे नीम का जो साबुन होता है हरे कलर का देखते होगे, नीम सोप खुजली वगैरह होता है तो इस्तेमाल करते हैं। डेटॉल है, डेटॉल का साबुन, एक तो डेटॉल अलग से लिक्विड है लेकिन डेटॉल साबुन भी होता है। उसी प्रकार से कार्बोलिक सॉप भी होता है। ऐसे कई हैं, मेडिकल में आप जाओगे आपको एक टेटमोसोल करके साबुन देगा। गर्मी में जनरली लोग इस्तेमाल करता है, खुजली वगैरह हो जाता है बदन में, तब मैंने कहीं ना कहीं ये सारे एंटीसेप्टिक के जैसा ही बिहेव करते हैं, जो आउटर स्किन में यदि वैसा कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको कम करता है, थोड़ा उसमें सुधार लाता है। सो मेडिकेटेड सोप्स आर सॉफ्ट सोप्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। एग्जाम्पल्स कई इसमें देखे हमने। फिर इसमें लॉन्ड्री सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स तो बोल रहा है कि ऐसे सोप्स में दीज सोप्स कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट
सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा। देखो फिलर्स का मतलब क्या हुआ, इसको आप वैसे भी समझ सकते हो कि केमिकली जो सोप के बारे में अभी हमने देखा कि सोडियम और पोटासियम के सॉल्ट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इसमें से क्या देखे अभी हम लोग कि कुछ इस प्रकार से है ये ऐसा। अब इसमें से यह जो आयनिक पार्ट है यदि यह वाटर में डिजॉल्व होगा तो भाई तो अलग हो जाएगा, COO माइनस और Na+, सेपरेशन हो जाएगा। और ये आयन का जो सेपरेशन होगा तो यही जो है बीच में यह फिलर का काम करता है, भरेगा इस गैप को, जिसमें सोडियम रोजिनेट है, सोडियम सिलिकेट है, बोरेक्स वगैरह जो है मिलाया जाता है इसमें। माने इससे बेसिकली होता क्या है ना कि वह सोप थोड़ा हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाने का मतलब जैसे यहाँ सॉफ्ट सोप था, इस सब सोप का डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग करते हैं नहाने के लिए। लॉन्ड्री सोप जो इसका इस्तेमाल हम लोग नहाने के लिए नहीं करते हैं। हार्ड सोप होता है, इसका इस्तेमाल बेसिकली लॉन्ड्री में ही किया जाता है, कपड़ा वगैरह साफ करना हो तो। साबुन अलग ना है, एक कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, एक नहाने वाला। तो कपड़ा धोने वाला साबुन से आप नहा नहीं सकते हो, नहाने वाला साबुन से आप कपड़ा नहीं धो सकते हो, उतना इफेक्टिव एक्शन नहीं होगा उसका। तो रीज़न है कि नहाने वाला साबुन जो सॉफ्ट सोप है उससे स्किन खराब नहीं होगा। आप लॉन्ड्री सोप का इस्तेमाल करते हो यदि कपड़ा धोने वाला साबुन का नहाने में तो स्किन को खराब करेगा, क्योंकि इसमें अलग से ऐसे केमिकल्स मिले रहते हैं जो फिलर्स का काम करते हैं, हार्ड बना देते हैं इसको। ऐसे सोप्स को जो है क्या करेंगे, हार्ड बना देते हैं। तो लॉन्ड्री सोप के बाद फिर इसमें आता है अगला नेक्स्ट आता है इसमें टॉयलेट सोप्स। टॉयलेट सोप्स तो बोल रहा है कि ऐसे जो सोप्स हैं, दीज सोप्स आर नॉर्मली फ्री फ्रॉम एक्सेस अल्कली and form more leather। ये भी काफी सॉफ्ट सोप हुए। सॉफ्ट सोप कहने का मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा अल्कली नहीं रहता है। देखो अल्कली जो होता है, अल्कली मतलब जो बेस से अभी हम लोग देखे हाइड्रोलाइसिस करके जो बनता है, यदि वह बेस एक्सेस में है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बेस रहने से क्या करेगा कि स्किन को ख़राब करेगा। आप ऑब्जर्व करोगे बेसिकली ठंड के दिनों में जब आप साबुन लगा करके नहाओगे तो नहाने के बाद स्किन ड्राई हो जाएगा और सफ़ेद सफ़ेद टाइप का स्किन में लग जाता है, जैसे कि पाउडर वगैरह आप लगाए हो। तो वह हो रहा है उसमें एक्सेस अल्कली की वजह से, एक्सेस अल्कली की वजह से हो रहा है और वो स्किन को ख़राब करता है। फिर वहाँ हम लोग ऑयल वगैरह लगा करके जो उसको नॉर्मल बनाते हैं। तो एक्सेस अल्कली से फ्री रहता है, मतलब नॉर्मल अमाउंट में अल्कली होता है ऐसे सोप में, इसलिए ये ज़्यादा लेदर बनाते हैं, ज़्यादा झाग बनता है इनसे, ज़्यादा फेन देते हैं। देखते हो ना साबुन जो होता है, किसी साबुन को आप पानी में मैंने रगड़ो बदन में पानी करके तो बड़ा जल्दी फेन आ जाएगा, जल्दी से उसमें लेदर आएगा। और कुछ साबुन होते हैं कि उसको घिस रहे हो जल्दी लेदर नहीं दे रहा, झाग नहीं दे रहा, जल्दी फेन नहीं आ रहा उससे। तो एक जो ये आसानी से झाग दे रहा है मतलब उसमें अल्कली कम है, सॉफ्ट सोप है, और एक जो आसानी से झाग नहीं दे रहा है वह हार्ड सोप होता है। तो अंतर यही है, जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है ना वो उतना आसानी से झाग नहीं देता है, लेकिन जो नहाने वाला साबुन है उसको तुरंत करो बड़ा जल्दी झाग देगा। तो सॉफ्ट हुआ और दूसरा हार्ड। तो यही बोल रहा है कि एक्सेस अल्कली से फ्री है, कम अल्कली है इसमें, आसानी से झाग देगा। तो ऐसे ही सोप को टॉयलेट सोप की कैटेगरी में रखा गया है। नाम पे नहीं जाना है, टॉयलेट मतलब ही नहीं कि टॉयलेट में इसका यूज होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसपेरेंट सोप्स। ट्रांसपेरेंट सोप्स तो बोल रहा है कि दीज सोप्स आर नॉर्मली
फ्री फ्रॉम एक्सेस these soaps are prepared बनाए जाते हैं by dissolving the soap in ethanol and then evaporating the excess solvent। क्या मतलब है? जैसे मान लो यह एक नॉर्मल सोप है, अब बोल रहा है कि सोप को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा इथेनॉल में। देखो इथेनॉल का यहाँ से फंक्शन समझो, इथेनॉल का बेसिकली जो फंक्शन होता है वह होता है डिहाइड्रेशन का। तो जब इस सोप को इथेनॉल में डिजॉल्व किया जा रहा है तो डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन बन गया, फिर बोल रहा है कि इसमें इवापोरेशन करेंगे, तो इवापोरेशन करने से जो सॉल्वेंट है उड़ जाएगा, तब जो यहाँ से सोप मिलेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप कहने का मतलब उसका ट्रांसपेरेंसी वहाँ से जो केवल बढ़ेगा। और इथेनॉल में जो उसको डिजॉल्व किया गया तो बताया कि इथेनॉल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो इस सोप में एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सभी जो है सोप्स के बारे में थे। सोप है क्या, बनाया कैसे जाता है, क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं सोप्स के, और फिर लास्ट में सोप को किस कैटेगरी में जो है रखा गया है, कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इन सारी बातों को जो है हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में इस सोप या डिटर्जेंट के क्लिनसिंग एक्शन कि आखिर कैसे बदन या कपड़े को साफ करते हैं, क्या इनका लिमिटेशन है, सोप डिटर्जेंट क्या एक ही चीज़ है या इनमें कुछ अंतर है। तो इन सारे फैक्ट्स का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।